ग्रहण करें। हमारे अतिथिगण आ चुके हैं और आप सभी को पूजा करें। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। नमस्कार। 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच समापन समारोह की मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी पधार चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों और इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप संघाड़ी जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री दिलीप संघाड़ी जी। भारतीय सहकारी संघ भारतीय सहकारी सम्मेलन में भारतीय सहकारी संघ 70वीं भारतीय सहकारी महासम्मेलन में आज हमारे बीच उपस्थित लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी एवं माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री, हम आज बेहद खुशी हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आके इस समारोह का उद्घाटन किया। मैंने सरकार और गृह मंत्री ने अध्यक्ष और काफी सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न की जो समस्या थी उनके समाधान के रास्ते सरकार की ओर से जो ये उनके बारे में बताया। पूरे देश से सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए प्राइमरी सोसाइटी से लेके तहसील सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राज्य की सोसाइटी और मल्टीस्टेट और केंद्र तक काम करी सभी सोसाइटी के प्रतिनिधि हमारे बीच रहे। इसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री, सहकार मंत्री ने बताया सहकारिता का महत्व क्या है। अगले दिनों में सहकारी के माध्यम से देश की इकोनॉमी में उनका योगदान मिलेगा तो देश जल्द से जल्द आत्मनिर्भर होगा। विश्वास दिलाया इसी दिशा में पूरे देश की सहकारी संस्थाएं काम करेगी। आज जो मूलतः सहकारिता के साथ जुड़े हुए, सहकारिता को जो जानते हैं, सहकारिता में काम किया है, ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हमारे बीच और इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया, समापन माननीय अध्यक्ष करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पूरा सहकारिता का
रग जानते हुए भी पब्लिकली कहते हैं कि सहकारी मेरा विषय नहीं है, वो दिलीप भाई करेंगे। दिलीप भाई को क्या करना है वो सिखाएंगे। ऐसे हमारे परम मित्र केंद्रीय मंत्री परसोत्तम भाई रूपाला है। सिखाए हम बोले तो आपको बता दूं, हम प्राइमरी स्कूल से एक ही क्लास में पढ़े, एक ही क्लास में बोले तब। वैसे तो हम दोनों ने साइंस के सब्जेक्ट रखे थे, हम साइंस में दाखिल भी हुए कॉलेज में। और 15 दिन के बाद हमारे जो नेतृत्व थे उनको कहा मुझे जीएस होना है कॉलेज में। बोले कि यहाँ बारी नहीं आएगी, आर्ट्स में खाली है। तो 15 दिन के बाद वो साइंस में पढ़े, मैं आर्ट्स में चला गया। तो बचपन से प्राइमरी स्कूल से हमारी दोस्ती रही। ऐसे कोऑपरेटिव की पूरी रग जानते हैं और खुद कोऑपरेटिव में बिरला साहब ने काम किया है। उनका सहृदय स्वागत करते हुए मैं खुशी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो लकड़ी रही है वो कलम की लकड़ी से बनाया गया है। तो इसका है हमारी माननीय और ये जो स्मृति चिन्ह जिसके बारे में हरियाणा के कलाकारों ने लगभग 1 साल की अपनी मेहनत से बनाया है। कलम की लकड़ी से बना हुआ है भगवान। अगर हम देखें तो कृष्ण जी की बांसुरी जो है वो उसी से बनी हुई थी। और स्वागत कर रही है माननीय केंद्रीय मंत्री का। आपकी कर्तव्य बस्ती रहनी चाहिए। इस सम्मान बताया कश्मीर आया हुआ है और ये स्मृति चिन्ह बहुत विशेष है। और ये हमारे देश में केशव प्रसाद बड़ाल जी जो कि पूर्व मंत्री और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सहकारी संघ, नेपाल से आए हैं और उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी नेपाल से आया है। और मैं अनुरोध करूंगा केशव प्रसाद बड़ाल जी से कि वो मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो देशों का नियम है, भारत और नेपाल के हमेशा से महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। और नेपाल का जो राष्ट्रीय सहकारी संघ है वहां की ओर से ये भेंट भारत के सहकारी संघ जी नेपाल का प्रतिनिधि मंडल भी अब आपके सामने आ चुका है। वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को वहां की भेंट दे रहे हैं और बहुत ही खास क्षण है ये जब भारत और नेपाल के जो सहकारी संघ है एक ही मंच पर सहकारी संघ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी काफी दूर से नेपाल से हमारे देश में आए और आज यहाँ पे आपने हमारे जो
भारत की सहकारी संस्कृति को जन आंदोलन में बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सहकारिता मंत्रालय के साथ देश में समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। हमें इस बात का गर्व है कि देश में 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के साथ भारत का सहकारी विश्व में सबसे बड़ा है और देश के सहकारी आंदोलन में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने सफलता का परचम लहराया है। आपको बता दें, डिजिटलीकरण के युग में एनसीओ द्वारा सहकारी समितियों के लिए विकसित किया जा रहा पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सफलता की एक नई इबारत लिखने को तैयार है, जो इन समितियों के को एक वैश्विक पहचान दिलाएगा। सहकारी समितियां एनसीओ के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और आपके बीच अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत और अध्यक्ष कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी को, जिन्होंने भारत के सहकारी आंदोलन को अपने नेतृत्व से एक वैश्विक पहचान दिलाई है। माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी। आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित सहकारी महासम्मेलन के समापन के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम सब लोगों के संरक्षक परम आदरणीय ओम बिरला जी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आज भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब, जिनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दिलीप संघानी जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं। नेफिड के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, बिहार से आए वहाँ के विधान परिषद के सदस्य और बिस्कोमान के चेयरमैन भाई सुनील कुमार सिंह जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री मेहता जी, हमारे भारत सरकार के विशेष सचिव महोदय, नहीं वो बीच में कोई है, हाँ अच्छा, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी आदरणीय श्री महाजन जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ पर पधारे हमारे देश के कोने कोने से आए बहुत ही जिम्मेदार और विभिन्न सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय हमारे सहकारी नेतागण, हमारे अंतर्राष्ट्रीय तमाम देशों से आए हमारे सम्माननीय प्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का और आदरणीय रूपाला जी का हृदय से देश के सहकारी आंदोलन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि हम लोगों के बीच में समापन के अवसर पर आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष, आपको जान करके ये प्रसन्नता होगी, कहीं ना कहीं ये सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने भी सहकारी आंदोलन में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, लोगों का नेतृत्व किया है। हमारे बीच में आदरणीय रूपाला जी हैं, वो भी
पहले हम लोगों के माननीय मंत्री थे, सहकारी क्षेत्र के मंत्री थे और पूरे देश के सहकारी आंदोलन के बारे में उन्हें जो जानकारी है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी जानकारी है। आज सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में आए हैं और इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर उपस्थित हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल उद्घाटन किया और उस उद्घाटन में उन्होंने आप लोगों से भी अपील की, देश की जो सहकारी आंदोलन के माध्यम से जो देश की प्रगति हो सकती है, देश के लोगों को जो मजबूती प्रदान हो सकती है, उसके लिए उन्होंने आप सब लोगों से आह्वान किया। आप सब जानते हो कि भारत सरकार ने आज जिस तरीके से प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मजबूत करने के लिए गांव की जो निचले स्तर पर सहकारी समितियां हैं उनको मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए हैं, चाहे उनका कंप्यूटराइजेशन किया गया हो, चाहे जो 40 प्रकार के तमाम प्रकार के व्यवसाय उनको पूरी तरीके से उन समितियों को व्यावसायिक बनाने के लिए सरकार ने जो बायलॉज तैयार किया है, जो एक आदर्श जो है बायलॉ विधियां तैयार करके लोगों के पास भेजी हैं, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब वो सहकारी समितियां पूरी तरीके से व्यावसायिक बनेंगी और वहां का एक एक व्यक्ति उस व्यवसाय से जुड़ेगा और बहुत अच्छी बात होगी इससे कि गांव का पैसा गांव में रहेगा। लोगों को डीजल की आवश्यकता है, उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदेंगे, गैस की आवश्यकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदेंगे, लोन लेना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेंगे, खाद खरीदना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदेंगे। अगर हमारी ये समितियां व्यावसायिक तरीके से काम कर गई तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता और जिस दिन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी उस दिन हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग जो संदेश लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, या आदरणीय रूपाला जी, आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी हम लोगों को संदेश देंगे, हम लोगों का मकसद यही था ये कांग्रेस करने का कि तमाम जो ज्वलंत समस्याएं हैं आज जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनसे कि कोऑपरेटिव को हम मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, उन मुद्दों पर हम यहाँ बैठ करके चर्चा करें। हमने विशेषज्ञों को बुलाया, आदरणीय संघानी जी ने तमाम विभिन्न दूर दूर से जो जानकार लोग थे उनको बुलाया, उनको हम लोगों ने उनके सवालों, जो लोगों के सवाल थे, मन में शंकाएं थी, उनसे सवाल भी किए और उन लोगों ने जवाब भी दिए। लोग संतुष्ट होकर के यहां से गए कि हम जिस उद्देश्य से यहां आए थे, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, वो पूरा हुआ। आज ये कार्यक्रम जो सफलता इस कार्यक्रम को मिली है, मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जिस तरीके से लोगों ने इसमें सहयोग किया है उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को हृदय से आज के मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सब लोगों से ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि आदरणीय हमारे अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोगों से यही आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि मित्रों हम सब लोग मिलजुल करके देश के सहकारी आंदोलन को मजबूत करें और इस सहकारी आंदोलन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारिता की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं इस बात को बड़े उसके साथ गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने यह महसूस किया है कि सहकारी आंदोलन से होकर के गांव गरीब खेत खलिहान के लोगों को खुशहाल करने का रास्ता जाता है। इसीलिए नारा लगाया गया है सहकारिता से समृद्धि, सहकारिता के माध्यम से समृद्धि। और ये सही बात है, गांव के आखिरी कोने तक सहकारिता की पहुंच है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहुंच जो आखिरी में व्यक्ति रहता है उस तक पहुंच है। हम पूरे देश के 99% गांव से जुड़े हुए हैं, 99% लोग जुड़े हुए हैं। आज देश की 1/4 आबादी सहकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं और ज्यादा मेंबरशिप बढ़े और ज्यादा जो है लोग सहकारिता से जुड़े और विशेष रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का काम है कि उनको प्रशिक्षण देना, उनमें उनको शिक्षा देना, उनको जागृत करना, सहकारी आंदोलन की खूबियां बताना, सहकारी आंदोलन के बारे में जानकारी देना। हम जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि आदरणीय दिलीप संघानी जी के नेतृत्व में देश के जितने भी लोग होंगे ऐसे जो ट्रेनिंग चाहते हैं, जो प्रोग्राम चाहते हैं, निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ उनको आयोजित करेगी और निश्चित रूप से उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन देने का काम पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के अवसर पर सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।
आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, परम आदरणीय भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला साहब, एनसीआई के अध्यक्ष, इफ्को के अध्यक्ष भाई श्री दलीप सिंघानी जी, आईसीए के एशियन कंट्रीज के पहले भारतीय और जो के अध्यक्ष बने एशियन कंट्रीज के कोऑपरेटिव के डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, भाई सुनील कुमार जी, स्टेज पर बैठे हुए समस्त मेरे सम्मानित साथियों, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, बहनों, बेटियों और प्यारे बच्चों, मेरे जैसे व्यक्ति को भी तकरीबन 38-40 साल हो गए इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में घूमते हुए। चंद्रपाल जी और सुनील जी के साथ पिछले 30 वर्षों से हम मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन जो कल जलवा भाई दलीप सिंघानी जी का देखने को मिला, आज रूपाला साहब भी हम जब रिसीव करने गए तो कह रहे थे कि कहाँ एनसीआई एक तरफ था, आज प्रधानमंत्री तक एनसीआई पहुंचा है, तो ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है और क्रेडिट जाता है हमारे छोटे भाई दलीप सिंघानी जी को। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, जहां आप सबको आपका भाई, आपका साथी, आपका सेवक होने के नाते आपको सर झुका के इस प्रोग्राम की बधाई देता हूं, वहीं एनसीआई के स्टाफ को भी बहुत ही सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूं और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ओम बिरला साहब और श्री परसोत्तम रूपाला जी, आपने आकर के यहाँ जो शोभा बढ़ाई, इसको कोऑपरेटिव का बच्चा बच्चा याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकारिता। नमस्कार, सभी को राम राम। भारत के सहकारी संघ के इस 17वें अधिवेशन को समारोह करने के कार्यक्रम को गरिमा देने हेतु हमारे बीच पधारे हमारे लोकसभा के
सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, एनसीयूआई के और इफ्को के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप भाई संघानी जी, भारत के सहकारी क्षेत्र का जलवा विश्व के मंच पर पहुंचाने का श्रेय देश के कोऑपरेटिव को देने का काम करने वाले डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी यादव जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र के राजकोट में हम सबका मार्गदर्शन करने का भी जिन्होंने काम किया है, ऐसे श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी उर्फे मामा, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी बिहार से, श्रीमान विजय कुमार सिंह हमारे सहकारी सचिव, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सुधीर महाजन जी, नेपाल से पधारे हुए सभी पशुपतिनाथ के प्रसाद हमारे साथ साझा करने आए हमारे पड़ोसी देश के सभी डेलीगेट्स, आप सब भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि भारत के सहकारी सम्मेलन को संबोधित करना और मेरे विचार आप सबके सामने साझा करने का मौका एनसीयूआई ने मुझे दिया, और वो भी बिरला जी की उपस्थिति में। मैं आप सबको बता दूं, सहकार का मतलब कल प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि सबका प्रयास और सबका विकास में सबका प्रयास जोड़ने का। तो मैं नहीं मानता हूं कि सहकारिता की प्रति मिनट जिनको आवश्यकता है वो बिरला जी। 11 बजे नहीं, घंटी बजी नहीं, माननीय अध्यक्ष का पुकार होते ही हाउस में सबके सहकार की आवश्यकता हमारे बिरला जी को पड़ती है। और ऐसे कुशलता पूर्वक हमारे बिरला जी पूरे संसद को नेतृत्व दे रहे हैं। ये हमारे लिए आज के अवसर की उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसे कितने कार्यक्रम हुए होंगे किसी भी मूवमेंट के, और किसी भी पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो या किसी भी मंच का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया हो और जिनका समारोह स्पीकर महोदय ने किया हो। ऐसे कार्यक्रम कितने। ये अपने आप में सहकारिता का भारत का जो अभी स्वरूप बन रहा है, ये इनकी उत्तम प्रतिकृति मानी जाएगी। इसीलिए मैं दिलीप भाई संघानी जी की पूरी टीम को इस मुकाम पे सहकारिता को ले जाने के लिए बधाई और साधुवाद देता हूँ। अब जब प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें, मैं सुन रहा था लाइव, तो मैंने भी वो भाषण सुना है। उन्होंने सारे बिंदु सरकार के, सहकारिता के और आपके पास की अपेक्षाएं रख दिया है। अमित भाई ने भी बहुत विस्तार से सहकारिता मंत्रालय के कामकाज के बारे में और इनके द्वारा लिए गए कदम के बारे में आप सबको जानकारी भी दी है, और नीति के बारे में भी आगाह भी किया है। और आप सब ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन सहकारिता से जुड़े हुए ही हो, तो शायद मुझसे ज़्यादा तो आप लोग ही जानते हो। इसीलिए लंबा भाषण नहीं देना है, मगर कुछ बातें आपसे ज़रूर शेयर करनी है। एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी जो मेरी जानकारी में आई। अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जब बन रहा था तो बहुत लंबे अरसे तक वहाँ बिजली का काम नहीं हो रहा था, और 30-35 साल तक वहाँ 10 से 12% बिजली के कनेक्शन हुए थे अमेरिका के प्रारंभ के काल में। और बिजली का भारी एक प्रकार से ये वहाँ मामला ऐसा फंसा था, सरकार से हो नहीं पा रहा था। तब अमेरिका में 900 कोऑपरेटिव्स खड़े हुए, 900 कोऑपरेटिव्स ने मिलकर पूरे अमेरिका का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, पूरे अमेरिका का।
ये कोऑपरेटिव से माध्यम से हुआ है। मेरी जानकर मुझे बड़ी अद्भुत आश्चर्य हुआ कि ये कोऑपरेटिव क्या कर सकता है। अभी वहां ही किया है ऐसा नहीं, यहां भी किया है। ये अमूल इसका उत्तम उदाहरण है। त्रिभुवन दास पटेल ने अपने समधी से पैसा कर्ज लेकर कोऑपरेटिव की शुरुआत किया और आज दुनिया में अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम इसको बड़ी गरिमा से बात कर सकते। इफको आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव के नाम से हम इसका गौरव कर सकते हैं। और मुझे इफको को वैसे भी बधाई देनी है कि इन्होंने कमाल तो किया ही मगर क्रांति का भी नेतृत्व किया और नैनो यूरिया का आविष्करण करके, ये मुझे आज इस मंच से बड़ी विनम्रता से कहना है कि विश्व में नैनो यूरिया बनाने वाला देश भारत है, वो कहलाने का गौरव, नैनो यूरिया बनाने का विश्व में ये भारत है पहला देश। ये गौरव हमको हमारे देश के कोऑपरेटिव से मिला है। इसके लिए मैं इफको के चेयरमैन के रूप में दिलीप भाई को और एमडी के रूप में अवस्थी जी को भी बधाई देना चाहूँगा। बिरला जी के संज्ञान में होगा ही, फिर भी मैं ये जानकारी इस सभी भाइयों के बीच में पूरे देश का जब कोऑपरेटिव जगत मेरे सामने बैठे हैं तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक हमारे देश का बच्चा अमेरिका में पेटेंट करता है, वहाँ से अपने पिता को पत्र लिखता है और राजस्थान का बच्चा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। और वो अपने पिता को बोलता है कि मैंने पेटेंट कर लिया। वो पिताजी तो किसान हैं, उनको तो पेटेंट से और इनोवेशन से बहुत बड़ा कोई ताल्लुकात नहीं था, तो उन्होंने रिप्लाई में ऐसा कहा कि बेटा इससे हमारे देश के किसानों को कोई फायदा होगा? बस ये एक सवाल। और इस देश का यूथ किस दिशा में सोच कर रहा है, जो मोदी जी कहते हैं ना कि मुझे इस देश के यूथ पर विश्वास है, इसका उत्तम नमूना ये है कि वो यूथ ने मोदी जी को मेल किया कि मैं ऐसा पेटेंट किया हूं और मैं चाहता हूं कि ये हमारे देश में बने। मोदी जी का जैसे स्वभाव है, मेल पढ़ के ही उसको इधर बुलाया और उधर बुला के उन्होंने कई लोगों के सामने उनका टैलेंट को रखा, मगर किसी ने इसके हाथ पकड़ने का काम नहीं किया। इसके लिए भी मैं इफको को धन्यवाद देता हूं। इस इफको ने इनको संभाला और अपना प्रोडक्शन करने का, कॉमर्शियल करने का काम किया और आज ये हमारे देश के गौरव के साथ भी जुड़ गया। और गौरव की बात यहाँ समाप्त करते हुए अब देश के अर्थतंत्र पे मैं आ जाता हूँ। ये अकेला नैनो यूरिया का इस्तेमाल अगर देश का किसान करना शुरू करे तो साथियों आप सब जानते हैं कि यूरिया की कीमत तो 266 रुपया, हाँ 266 रुपया है, मगर उसकी जो कॉस्ट हमको लगती है वो तो 2000 से ज़्यादा है, 2200 है। सो एक प्रकार से एक बैग यूरिया हम 266 रुपये में खरीदते हैं, उसके पीछे आपको 266 रुपये में देने के लिए भारत सरकार के 2000 रुपये लगते हैं, तभी जाके किसान को ये 266 रुपये में मिल रहा है। किसान के कंधे का बोझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार के खंभे पे लिया हुआ है, इसलिए हमें ये 266 रुपये में मिल रहा है। क्या हमारे सहकारी आंदोलन के सभी कार्यकर्ता ये ठान कर चल सकते हैं कि हम हर रोज एक यूरिया, नैनो यूरिया की बोतल ये किसी न किसी किसान के खेत में डालें? कितना बड़ा काम हो सकता है, कितना बड़ा हमारा जो पैसा है भारत सरकार का, उनका हम बचत कर सकते हैं। और ये एक प्रकार से टेस्टेड काम है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई उसको जादू मंत्र छू मंत्र करके कुछ समझा देने की बात नहीं है। उनका भी हित है, देश का भी हित है, और ये हित का यदि नेतृत्व कोऑपरेटिव क्षेत्र, हमारी ये जो ताकत है ना, वो हमारा संगठन है। हमारे कोऑपरेटिव नेता खड़े होकर जब
बात करते हैं, और विश्व में भी जो हमारा पश्चिम लहरा रहे हैं, और एनसीयू का ये रुतबा है, इफ्को का ये रुतबा है, इसकी वजह क्या है? इनके पास संख्या कितनी है, ताकत कितनी है, इनके कोऑपरेटिव सदस्य कितने हैं, वो स्ट्रेंथ ही उनकी ताकत है। वो एक प्रकार से लाखों की संख्या में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? हम सिर्फ अपना वो कारोबार चलाने के लिए कर रहे हैं। अब अमूल रोज का 2.5 करोड़ लीटर दूध खरीदता है, लाखों लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है, मगर इसका काम कितना है? दूध खरीदना, प्रोसेस करना, बेचना, मुनाफा इनको देना। अच्छा है, ठीक से चल रहा है। मगर आपके पास जो लाखों की संख्या में आपके साथी बन गए हैं, आपके परिवार के सदस्य जो बन गए हैं, इनका और उपयोग क्या हो सकता है? जैसे सरकार ने सोचा, कोऑपरेटिव विभाग ने सोचा कि भी हमारी पैक्स वायबल कैसे हो, भी इनको सारा काम जो भी करना है वो पैक्स के माध्यम से करवाने का निर्णय किया भारत सरकार। भी गैस होगा तो कोऑपरेटिव बेचेगी, डीजल होगा कोऑपरेटिव बेचेगी, गांव का कोई भी कामकाज होगा वो कोऑपरेटिव करेगी, भंडारण करना है तो गोडाउन बनाना है कोऑपरेटिव करेगी, एमएसपी से खरीदी करने तक का सरकार का विचार है कि वो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो। तो जैसे सरकार इस प्रकार से सोच कर रही है कि सारी कामकाज कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, तब हम सहकारी कार्यकर्ता का भी कोई दायित्व बनता है कि हम न सिर्फ अपने पैक्स के लिए काम करें, ना हम सिर्फ मिल्क के लिए काम करें, ना हम सिर्फ दूध के लिए काम करें, हम कुछ देश के लिए भी करें। ऐसा सोच के हमें काम को आगे बढ़ाना। इसी भाव के भूपृष्ठ में रखते हुए मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सभी कार्यकर्ता इस नैनो का प्रचार किसानों में करें। और कल मोदी जी ने एक आह्वान करते हुए एक कहा था कि 5-5 गांव को आप पसंद करें, ज़्यादा नहीं, और 5 गांव को आप मॉडल के रूप में प्राकृतिक खेती के करने के रूप में पसंद करके उस पर फोकस करें, ताकि एक गांव हो जाएगा तो फिर आसपास के लोग देख के, हमारे देश में ज़्यादातर देख के करने का चलन ज़्यादा होता है कि इसके बाल ऐसे कटे, देख लिए सारे कटवा लेने लगते हैं, फिर कोई पूछते ही नहीं, कैंची चलाने वाले को यूं कर देते हैं, वो चलती रहती। यदि पैंट केस निकला कुछ साइज का तो फिर चल गया तो आग लग जाती है। कश्मीर में भी वो पैंट मिलेगा, कन्याकुमारी में भी वो। तो ये जो एक अपना देख के करने का स्वभाव है, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। इसलिए कोऑपरेटिव कार्यकर्ता के रूप में आप अपने पैक्स में, आप अपने गांव में और गर्जना करके करने के काम है। नहीं, ये तो ऐसे काम है कि करने से आपका स्वयं का हित है, गांव का हित है, वो जिसके पास आप करवा रहे हो उनका हित है और राष्ट्र का हित है। तो ऐसे कामों में हमें जुड़ जाना चाहिए। साथियों, मुझे एक बात और भी करनी है। मैं जो कि पहले से, जब से एनसीयूआई के पहले कार्यक्रम से मैं कह रहा हूं कि ये बचत वाला कामकाज हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में से थोड़ा बिछड़ गया है। कोऑपरेटिव का पहला पर्याय ही बचत था। 1 करोड़ रुपये का कोई प्रोजेक्ट है, वो मेरे पास 10,000 रुपया की अपनी डिपॉजिट है तो मैं नहीं कर सकता, मगर मैं 1000 वाले 1000 लोगों को इकट्ठा करके कर सकता हूं। इसका नाम ही कोऑपरेटिव है। अकेले नहीं कर सकते हैं, मिलके कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं। सो ये कोऑपरेटिव बेसिकली इकट्ठा करने का काम, मिलके करने का काम, वो बचत के रूप में करने का काम हमें करना चाहिए था। और वही बेसिक हमारा कोऑपरेटिव था। हम इकट्ठे पैसे ही इकट्ठे करते थे, बाद में उनमें से कारोबार करने का काम चलता था। यही बेसिक था हमारा। अब वो हमारे इस कोऑपरेटिव क्षेत्र में से थोड़ा हट गया है। मेरा आपसे अनुरोध है, और मैं उदाहरण भी दूंगा आपके सामने, कोऑपरेटिव से ही हो रहा है। इसलिए बिरला जी हमारे ईडर गांव में, गुजरात का एक ईडर तालुका प्लेस है, वहाँ एक बाल गोपाल बैंक चल रही है। एक कार्यकर्ता ने बच्चों की बैंक शुरू की। 8 साल के बच्चे इनके सदस्य बनते हैं और 18 साल के होते ही उसको निकाल देते हैं। और बच्चों के वाली हैं वो उनके गवर्निंग बॉडी में रहते हैं। और बच्चों के पास तो आय का कोई साधन नहीं होता, तो बैंक और बच्चे वो कहाँ से होगा। मगर उन्होंने ये किया है, उनके हर के घर में वो एक सेविंग बॉक्स, एक डिब्बा दे देते हैं, और इनको जो भी कोई गिफ्ट देते हैं
तो बच्चों को आदत पड़ गई है कि अब वो बैंक के सदस्य हैं, इसलिए वो पैसे डिब्बे में डाल देते हैं। हर महीने बैंक के कर्मचारी उनके घर जाते हैं, उनके वाली की उपस्थिति में डिब्बा खोलते हैं और जो भी राशि इसमें मिली हो वो लेके जमा कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लगता है कि गम्मत हो रही है, ऐसा गेम जैसा लगता है, बच्चों के खेल जैसा आपको लगता है, मगर मैं फिगर बोलूँगा कि आज बाल गोपाल बैंक ईडर के अकाउंट में 16 करोड़ रुपये जमा है आज की तारीख में। और जो बच्चे इस बैंक के साथ जुड़े हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप में है। उनको पढ़ना है, मेडिकल में जाना है, किसी के पास लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ही बैंक में कागज़ दे देते हैं, उनकी ही बैंक इनको पैसा दे देती है। और बच्चे, मैं इनकी एजीएम में गया था तो बच्चे मंच पर आकर बोलते थे मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया है। तो उनकी बहन आई, उसने बोला कि मेरे अकाउंट में 2 लाख है। वो दोनों भाई बहन थे और उनमें स्पर्धा थी कि मेरे अकाउंट में ज़्यादा हो, मेरे अकाउंट में ज़्यादा। और आप कल्पना कीजिए, अभी ये छोटी आयु में इसके दिमाग में पैसा तो दूसरी चीज है, मगर अभी से इनके मन में बचत रखना, बचत करना ये स्वभाव हो गया। ये अचीवमेंट है। आपका कोऑपरेटिव का नेटवर्क, आपके कोऑपरेटिव की सदस्यता कितनी बड़ी है। मैं तो एक कहता हूं कि एनएसयूआई का सदस्य होना का 1 रुपया इस अकाउंट में जमा कराना, 1 ही रुपया रखो, मगर देश का हर कोऑपरेटिव का 1 रुपया इसमें जमा होना चाहिए, हर साल, हर महीना, ऐसा कुछ रखो, 1 रुपया ही रखो। बड़ी असर इनकी हो सकती है, बड़ी ताकत हो सकती है इससे। और इसी के दिशा में हमें अब काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ये अपने नैनो का और अमेरिका वाला, तो उन्होंने जैसे बिजली का काम कोऑपरेटिव के माध्यम से कर लिया। अब हमारे देश का जो कोऑपरेटिव है वो अब कमज़ोर नहीं है, अब वो सक्षम हो गया है। अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना परचम फहरा दिया है। तो ऐसे सक्षम हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं वो क्या और लक्ष्य के लिए भी काम कर सकते हैं क्या? किसी एक इश्यू के साथ भी हम इसको पकड़कर इसको पूरे राष्ट्र में कोऑपरेटिव के माध्यम से इस आंदोलन को सफल बनाने के काम में लग सकते हैं क्या? मैं कोई टारगेट देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं उपदेश में मानता ही नहीं हूं। सो इसलिए मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि कल से आप उस पर लग जाओ, ये मेरा काम नहीं। आप ही सोचिए और अपना लक्ष्य आप ही तय करके उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सेना को काम में लगाइए। सारे कोऑपरेटिव लीडर्स को ये मेरा विनम्र अनुरोध है। आपके पास इतनी बड़ी सेना है, इसको लक्ष्य तो देना चाहिए ना, उसको लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के काम में हमें लगना चाहिए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव को स्वतंत्र मंत्रालय बनाया। मुझे याद है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करता था, एमओएस, तब कि हमारे विभाग में एक रजिस्ट्रार का ऑफिस रहता था, बस इसके अलावा कोऑपरेटिव का कोई चीज ही नहीं था। एक रजिस्ट्रार की ऑफिस रहती थी और कभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वाले आते थे तो उनका कामकाज के लिए कभी इनसे मेरा फोन पे बातचीत होता था। इससे ज़्यादा कोई कामकाज होता ही नहीं था। इसके और देखते हुए हमारे देश के हमारी जो परंपराएं थी, आप सबको आप जानते ही होंगे कि हमारे देश की रचना ही कोऑपरेटिव बेस से हुई है। ये हमारे जो कुल थे वो भी एक प्रकार के कोऑपरेटिव ही थे। हमारी जो व्यवस्थाएं, सामाजिक रचनाएं बनी हैं वो भी कोऑपरेटिव बेस पे ही थी। गांव हमारे जो बसते थे वो भी कोऑपरेटिव बेस पे ही बसते थे और चलते थे। गांव में नाई काम करता था, पैसा नहीं लेता था। सुथार काम करता था, पैसा नहीं लेता था। लोहार काम करता था, पैसा नहीं लेता था, मगर उनका घर चलता था, उनका व्यवहार चलता था। ये गांव का कोऑपरेटिव मॉडल था। उसी के हिसाब से हमारी सारी समाज व्यवस्था इस देश में चल रही थी। सारे देश की व्यवस्था इसी प्रकार से चल रही थी। सो अभी हमारे नए कोऑपरेटिव की जो हमारा नया समय है, नई मांग है, नए युवा लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पुरानी हमारी अमूल है, हमारी पुराना सक्सेस स्टोरी है, ऐसा कह सकते हैं, मगर ईडर हमारा नया सक्सेस स्टोरी है, हमारे बालकों ने बनाया हुआ सक्सेस स्टोरी है।
ऐसे नए सक्सेस स्टोरियों को आगे बढ़ाते हुए इस देश के कोऑपरेटिव क्षेत्र को जब प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में नए भारत की शाख बढ़ाते हुए देश का रुतबा बढ़ा रहे हो, विश्व गुरु की मान्यता इस देश को मिलने की शुरुआत हो गई हो, पूरा देश आज योग दिवस मना रहा है, पूरा देश आज श्री अन्न को मान रहा है, पूरा देश मिलेट ईयर मना रहा है, हमारा बाजरा न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है, बाबरकोट का बाजरा न्यूयॉर्क, और अभी इस साल एमएसपी की खरीद के लिए कोई बाजरा ज्वार रागी का किसान आता नहीं है, क्योंकि अपना मार्केट अपने आप में बढ़ गया, एमएसपी के ऊपर ही इनका माल हो गया। मैं आपको जानकारी दूं तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी। मैं बाबरकोट राजूला गया था कार्यक्रम में, वहां जाने के बाद मुझे पता चला, इन लोगों ने बताया कि बारिश होते ही सोइंग हो जाने से पता लगता है, राजकोट और अहमदाबाद से व्यापारी लोग उस गांव में जाते हैं और किसानों के साथ एमओयू कर देते हैं कि आपको बाजरा बेचना नहीं है, हम सारा खरीद लेंगे। सोइंग के पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ये सारे जब कदम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब चल रहे हो, तब कोऑपरेटिव क्षेत्र जो हमारा अर्थतंत्र का रीढ़ है, उसको हर गतिविधि में आगे बढ़ने का ऐसा सुनहरा अवसर आगे कब आएगा पता नहीं, यही समय है, सही समय है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोग राष्ट्र के विकास में अपना मैक्सिमम हम कुछ करें, उसी दिशा में सोचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है दिलीप भाई संघानी हमारे एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं इनका साथीदार हूँ, इसलिए उनका जिक्र करना ये बात है ही नहीं, मगर वो एक प्रकार से उनके नेतृत्व करने की क्षमता के बारे में मुझे इतना भरोसा है कि वो हमारे देश के कोऑपरेटिव को उस मुकाम पे ले जाएगा जो देश के लिए गौरव साबित करेगा। और उसी हिसाब से आप सब लोग जिस प्रकार से इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, कुछ नए माइलस्टोन की ओर चले, कुछ नए मकाम हम तय करें और उस मकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करें। यही शब्दों के साथ पुनश्च आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। देश कैसे आगे बढ़ सकता है, सरकार में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में और अब मैं अनुरोध करूँगा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो 17 भारतीय सहकारी संघ की सिफारिशों को प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय नहीं, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। Other distinguished dignitaries on the dais, respected joint council members, respected joint council members, cooperative friends from India and abroad, budding cooperators, since we have students from student colleges here in this hall, friends of media, I extend warm welcome to you all on this very big function of 17th Indian Cooperative Congress. It was a proud moment for NCI and for all of us that Honorable Prime Minister inaugurated this event. The event was watched live by more than 2 crores of people in 3,500 people were physically present in the hall. This event was organized.
stress that cooperative must take in promoting natural farming, and also made an appeal that cooperatives use the technology. He also said key role in implementing the national of the government and ensuring social economic development of the farmers and artisans across the country. Sarkar and Sarkar hand in providing cover strength to the dream of Viksit Bharat. Prime Minister also launched one of its own portal developed by NCI, the e-commerce portal developed by Google. This is going to be exclusively for the cooperatives. The first of its own kind of entire. Store. I will speak to you all and download and promote this portal in your network. We also launched another portal that is cooperative education and advisory services, and the first phase of it is management training. So portals, they are going to give a lot of boost and they strengthen the cooperative system. Minister of Cooperation, these individuals of NQI and tax organizations in India cooperatives is playing a pivotal role in supporting every initiative and every stage, right from patch to tax level. The Cooperation Minister announced the achievement that uniform model bylaws have been adopted in 26 states for making tax as multi-purpose. There are 45 new initiatives, the major ones, which were initiated by the ministry in the last couple of years and strengthening cooperation in the country. Post inauguration, there was a lot of technical like legislation and cost control to ease of business, innovation and technology for cooperative governance, promoting gender equality and social inclusion, and of cooperative credit union. We have experts from industry, corporate houses, cooperative leaders, and senior executives of government who share success stories and valuable inputs on these topics. Cooperative has been facing major challenges which are enumerated in every session, which are as follows: like we lack professionalism, lack of awareness about the appropriate technological innovation and process for enhancing efficiency in management of cooperatives, lack of access to government schemes, funds for scaling up, lack of proper coordination with government, private sector, and other stakeholders. Suggestions to address these challenges chaos. The government policy recommends that CS fund can be made available to the cooperatives. Institutions, startups, there's no which also was highlighted. How SAG Federation can into cooperative hold even also discussed. And initiatives on these and we collaborated with German Corporation, Art of Living, Foundation, Pixar Global, etc. And we are also engaging the government for making a federation into cooperative. So all the suggestions have been collated and they have been shared with the Ministry of Cooperation and other line ministry, and the best practices which are being discussed in these applications
So with these few words, I thank you once again. और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उन्हें जिन्होंने अपने जीवन को जनसेवा में समर्पित, हमेशा समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके द्वारा जरूरतमंदों की मेडिसिन मातृ केंद्र, मेरी पाठशाला जैसे प्रयासों से लाखों जी हाँ, आपकी कर्तव्य ध्वनि के बीच आमंत्रित करके भारत की कर्तव्य दोपहर करने पर आपके कार्यक्रम के लिए सत्रहवें भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के समापन अधिवेशन के अंदर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, पशुपालन, मत्स्य एवं जिन्होंने एग्रीकल्चर सहित कई विभागों को राज्य में संभाला, केंद्र में संभाला, जिनको सहकारिता का एक लंबा अनुभव है, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, इस सहकारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी जी, कृबोको के और हमें खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन में पहली बार सहकारी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी यादव साहब, नेफेड के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नेशनल अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता जी, सुनील कुमार सिंह जी, विजय कुमार जी, सुधीर महाजन जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण और नेपाल से भी आए हमारे सभी प्रतिनिधि भाइयों और देश के अलग अलग राज्यों से आए सभी सहकारी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अब अभिनंदन करता हूं। सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले आप सभी महान भावों ने 2 दिन तक एक गहन चिंतन किया, मनन किया, चर्चा की और किस तरीके से हम सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए आपने कई सत्रों के अंदर चर्चा की है। मुझे आशा है इन सत्रों में महत्वपूर्ण सुझाव आए, अपने अपने अनुभव आए और हमने एक अनुभवों को साझा करते हुए और किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस कोऑपरेटिव में अपनाई जाए, किस तरीके से हमारी दक्षता को बेहतर की जाए, हमारी कार्यकुशलता को अच्छा किया जाए और किस तरीके से सहकार से समृद्धि की ओर हम बढ़ सकें, इसके लिए आपने व्यापक चर्चा की। सहकारिता हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे चिंतन में है, हमारे कार्यशैली में है, हमारे व्यवहार में है और इसलिए जब हमारा जीवंत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं सारी की सारी सहकारिता के आधार पर है। सही कहा पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कि लोकतंत्र चलता है सबके सहयोग से, सबके साथ मिलकर, सबके अनुभवों का, विचारों का मंथन
और उस विचार और मंथन से जो अमृत निकलता है, उस अमृत से समाज का कल्याण। और ये मूल धारणा बेसिक कोऑपरेटिव की है। और इसीलिए सहकारिता एक ऐसा सेक्टर है जो केवल एक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सहकारिता मतलब सबका सहयोग। और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इसी सहकारिता के आधार पर रहा। सभी वर्गों का तो संसदीय लोकतंत्र में भी हमारी सहकारिता भावना रही। हमने हमारे संविधान बनाते समय जनता को बीच में रहकर जनता के द्वारा शासित संचालित शासन हो। और आज दुनिया में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दुनिया के अधिकतम देशों ने जहां जीवंत लोकतंत्र है वहां संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सहकारिता का योगदान हमारे मन विचार क्रम में हमेशा है। और इसीलिए विश्व के अंदर या भारत के अंदर जब कोई भी संकट आई, आपदा आई, उस समय संकट आपदा के समय एक सहकारिता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने संकट और चुनौतियों का सामना किया। और उस संकट चुनौतियों का समाधान का रास्ता सहकारिता के क्षेत्र से निकला। आप जितने भी इस देश के अंदर या विश्व के अंदर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वहां के आर्थिक, सामाजिक, वहां की सबसे बड़ी धुरी के अंदर अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो सहकारिता का क्षेत्र है। और हमारे इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर भी हमारे चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान है। आप भारत एक कृषि प्रधान देश है और कोई समय था जब कृषि की आमदनी कहीं ना कहीं बहुत कम होती थी और काफी लंबे हर्षों तक किसान फसल उगाता था, लेकिन उसकी लागत ज्यादा होने के कारण और लागत के बाद साहूकार सूदखोर से ब्याज लेने के कारण वह किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहा। इसीलिए एक लंबे समय के कालखंड तक भारत का किसान कर्ज में डूबा रहा, कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में मर गया। यह हमारा एक लंबा कालखंड रहा। लेकिन उस कालखंड में से हम उस कर्ज में डूबने वाले किसान को बचा पाए। और आज कई राज्यों के अंदर कोई समय था जब इसी ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स के अंदर 16%, 18%, 14%, 10%, 12%, 6% ब्याज पर लोगों को पैसा मिलता था किसानों का। लेकिन आज अधिकतम प्रदेशों के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख तक किसानों को 0% पे ब्याज मिलता है। वह सहकारिता के कारण मिलता है। आज ये नेफेड से लेकर इफको ले लें, क्रबको ले लें, आज सहकारिता के क्षेत्र में इतनी बड़ी संस्थाएं खड़ी हुई और आज उसका कारण है कि उसमें काम करने वाले ने ईमानदारी से काम किया। और यही कारण है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी जो नीतियां बनाई है, पॉलिसी बनाई है, उन नीतियों कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले समय के अंदर किसान
को आमदनी का पूरा मूल्य मिले, उसकी लागत कम हो, उपज ज्यादा हो, इस दिशा के अंदर काम की योजना बनाई जा रही है। लेकिन उसमें भी सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको सहकारिता का माध्यम से अगर जोड़ते हैं, सब गांव मिलकर एक साथ खेती करें, अच्छी उपज उगाएं, सामूहिकता से इक्विपमेंट हो, संसाधन का उपयोग ठीक से हो, तो आने वाले समय के अंदर किसान का कल्याण हो सकता है और किसान की आमदनी को भी बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए आप देख लीजिए, हमारे रूपाला जी बैठे हैं, इस देश के अंदर अगर श्वेत क्रांति और नील क्रांति लाए तो वो सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से लाए। आज श्वेत क्रांति के रूप में अमूल हमारे सामने उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश के अंदर डेयरी फेडरेशन है जिन्होंने छोटे छोटे, मैं गुजरात गया था, गुजरात में ने देखा कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो दूध ला रहा था। किस तरीके से छोटे छोटे दूध को लाकर एक कलेक्शन सेंटर नजदीक गांव में बन गए और उनके धीरे धीरे 10 से 15-20 हजार रुपए की इनकम शुरू हो गई। ऐसे कई सारे मॉडल जो देश में अच्छे उदाहरण हैं, जो उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, रोजगार दिया है, आर्थिक तंत्र को मजबूत किया है, ऐसे उदाहरण हमें पेश करने की आवश्यकता है। यह श्वेत क्रांति भी इसका एक उदाहरण है। और नील क्रांति, छोटे छोटे मछुआरों ने जहां कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया, कोऑपरेटिव सेक्टर बनाकर उन्होंने किस तरीके से मछली उत्पादन को लाभ की दृष्टि से करने का काम किया और उन्होंने उसको प्रोसेसिंग करने का काम किया, स्टोरिंग करने का काम किया, किस ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किया, ताकि उसका मूल्य ठीक मिल सके। जब सब मछुआरे मिलकर एक साथ मत्स्य पालन करते हैं तो उत्पादन ज्यादा होता है, तो मार्केट भी ठीक मिलता है, उनको स्टोरेज प्रोसेसिंग करने का भी ठीक मिलता है। तो नील क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जब भी आपदा संकट आए, एक समय उपभोक्ता की वस्तुएं बहुत आगे बढ़ गई थी और उन उपभोक्ताओं की वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था है? सहकारी आंदोलन आया और सहकारी आंदोलन ने दुनिया के अंदर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का काम किया, तो वो भी सहकारिता के क्षेत्र में किया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे हाउसिंग की सोसाइटी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे छोटे छोटे हाथ करगा हो, बुनकर हो, कई उदाहरण हैं। सहकारी कर्मचारी सहकारी समितियां हो। लोगों को कोई समय में ऐसा समय था जब लोग कर्ज में ही डूब जाते थे और सूदखोर ब्याजखोर से उनको 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया सैकड़े पे ब्याज लेना पड़ता था। लोगों ने सहकारिता का आंदोलन खड़ा किया, छोटी छोटी बचत की सोसाइटियां बनाई, कर्मचारी सहकारी समितियां बनाई, श्रमिक समितियां बनाई, महिला समितियां बनाई, बाल गोपाल जो समिति का उदाहरण पहली बार मेरे सामने आया, ऐसी बाल गोपाल समिति बनाई। कौन सी मेरे सामने महतो जी बैठे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहां तक पहुंच गया? महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, अन्य कोऑपरेटिव बैंक को। मैं गुजरात में गया, मैंने देखा किस तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने लोगों के जीवन को बदल गया। छोटी छोटी बचत, उसका ब्याज भी ठीक मिलना और उस बचत के माध्यम से उनको कभी आवश्यकता आती, आवश्यकता इमरजेंसी में आवश्यकता हो, बेटी की शादी हो, कुछ घर बनाना हो, कार खरीदनी हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर कोऑपरेटिव सेक्टर में लोन देकर, कम ब्याज पर लोन देकर किस तरीके से लोगों के जीवन को बदलने का काम किया।
एक बहुत बड़ा सेक्टर कोऑपरेटिव का सेक्टर है, लेकिन इस कोऑपरेटिव सेक्टर में एक समय, एक कालखंड आया था जब उस कालखंड में, क्योंकि मैं भी सहकारिता क्षेत्र में रहा हूं, उस कालखंड में कहीं ना कहीं करप्शन, हमारे मैनेजमेंट में कमी, हमारी सिस्टम में बदलाव न होना, ठहराव होना, राजनीति का कहीं ना कहीं घुसना, उसके कारण एक समय आया था जब समय हम सब के लिए, कोऑपरेटिव के लिए ठीक नहीं था और सहकारिता को उसी करप्शन, कुप्रबंध, पारदर्शिता के अभाव के कारण लोग सहकारिता पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, अब समय बदल गया है और समय बदलने के साथ उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र को उदय करना है, सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ाना है और इसीलिए आजादी के 75 साल बाद सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाया और उस मंत्रालय के अंदर जो मंत्री बनाए गए माननीय अमित शाह जी, वह भी सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जब उनसे चर्चा होती है तो उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर हम सहकार से समृद्धि लाएंगे और आत्मनिर्भर भारत खड़ा करने का काम इस सहकारिता के माध्यम से करेंगे। और इसीलिए ठीक कह रहे थे चंद्रपाल सिंह जी, आने वाले इन फैक्ट्स के अंदर सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर जो अभी 3 देश के अंदर कुछ इलाकों के अंदर अभी जीएसएस नहीं है, हम जीएसएस बोलते हैं, अलग फैक्ट्स बोलते हैं, अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग नाम है, लेकिन ये लक्ष्य बनाकर कि इस 5 साल के अंदर हर ग्राम पंचायत पर एक फैक्स होगी और एक फैक्स होगी, वो उस गांव का आर्थिक मॉडल होगा जहां पर कोर बैंकिंग से लेकर, उपभोक्ता से लेकर, खाद से लेकर, बीज से लेकर और तमाम चीजें वहां पर मिलेगी और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर इन्हीं फैक्स के माध्यम से परचेजिंग होगी, एमएसपी की परचेजिंग होगी और आने वाले समय में यहाँ स्टोरेज बनेंगे, भंडारण व्यवस्था बनेगी ताकि किसान को कभी माल सस्ती दर पर न बेचना पड़े। आज हमारी चिंता ये है कि गांव से जब किसान माल लेकर मंडी में जाता है तो उसमें मंडी में उसका माल ऑक्शन होता है, उसको पता नहीं रहता मेरी रेट ठीक मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर हमने ग्राम सेवा सहकारी समिति फैक्स को मजबूत कर दिया तो उसकी स्टोरेज करने की, भंडारण करने की क्षमता खड़ी हो जाएगी और भंडारण करने की क्षमता खड़े होने के कारण उसको कम दाम पर उसकी उपज को नहीं बेचना पड़ेगा और उसकी उपज का उचित मूल्य होगा तो वो बेचेगा। इस दिशा के अंदर भी काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए इन सब बातों के लिए आवश्यकता है कि हमारे सिस्टम को हम बदलाव करें, हमारी कार्यकुशलता को बेहतर करें, हमारी दक्षता को बेहतर करें, कोऑपरेटिव में पारदर्शिता आए, कोऑपरेटिव में ईमानदारी आए और ह्यूमन टच कम होते हुए किस तरीके से डिजिटलकरण की ओर बढ़ें, इस दिशा के अंदर काम करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि माननीय अमित शाह जी ने देश की सभी फैक्ट्स को आने वाले समय में डिजिटल करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम लिया है। लेकिन इस केवल फैक्ट्स नहीं, हम तमाम कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर हम तकनीकी का अधिकतम उपयोग करते हुए किस तरीके से बेहतर पारदर्शिता लाते हुए और एक ईमानदार कोऑपरेटिव सेक्टर खड़ा करने का काम करें। मेरा दावा विश्वास है इस भारत में जिस दिन सहकारिता के क्षेत्र में हम सब मिलकर ईमानदारी, कार्यकुशलता, बेहतर दक्षता खड़ा कर देंगे, दुनिया के अंदर भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएगा और हम जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें भी सबसे बड़ा योगदान इस कोऑपरेटिव का सेक्टर का होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में जो पूंजी लगती है वो सामाजिक पूंजी लगती है।
गरीब से गरीब छोटे से छोटे व्यक्ति की पूंजी लगती है। इस सामाजिक पूंजी का उपयोग लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का, लोगों के कामगार को खड़ा करने का, रोजगार स्वरोजगार खड़ा करने का और एक आर्थिक मॉडल, सहकारिता में एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनना चाहिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल होगा। और मेरा विश्वास है कि अगर आर्थिक मॉडल सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तो सहकारिता के क्षेत्र में हो सकता है। और इसीलिए इस आर्थिक मॉडल की बुनियाद को नए तरीके से खड़ा करने के लिए एनसीयूआई ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है और आने वाले समय मुझे आशा है कि एनसीयूआई इस आर्थिक मॉडल को और इकोनॉमी को और एजुकेशन को और उसके साथ साथ मजदूर, गरीब, छोटे लोगों को किस तरीके से सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन कर सकता है, इस दिशा के अंदर काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 दिनों के अंदर जो आपने विचार विमर्श किया, सहकारिता आंदोलन की भावनाओं के साथ आप इसको मजबूत बनाएंगे, कोऑपरेटिव को कोऑपरेशन के माध्यम से चलाएंगे और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर दुनिया का सबसे बेहतर मॉडल होगा, जिसमें राजनीति की जगह समाज नीति होगी, जिसके अंदर सहकारिता की नीति होगी, सबके साथ की नीति होगी, सबके मिलकर नीति होगी, सबके सामूहिकता की नीति होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोऑपरेटिव में एक बदलाव दिखेगा। इसी के साथ मैं एनसीयूआई के हमारे मित्र दिलीप संघानी जी को, जिनके नेतृत्व में एनसीयूआई नई गतिमान हो रहा है, और सभी सहकारिता के क्षेत्र से आए विभिन्न राज्य के प्रतिनिधियों को यही आग्रह करता हूं, आइए हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ कोऑपरेटिव के एक नए उदय को करें और आने वाले समय में जब आज़ादी के 100 साल हो, उस विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान सहकारिता के क्षेत्र का हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग कृपया अपने स्थान पर बैठे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर बैठे हैं।